बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इस ख़बर की तफ़सीलात पर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक तो आप नाज़रीन जानते हैं कि जो 9 मई 2023 का सानिया हुआ, इस इंसिडेंट से मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें केपीके के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को देखा जा सकता है। और फिर जब वो वीडियो अदालत के सामने पेश की गई तो उसका फ़ॉरेंसिक करवाया गया, अदालत ने ऑर्डर किया। तो पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब की एक रिपोर्ट मंज़र आम पे आई। ना सिर्फ पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट मंज़र आम पे आई, बल्कि उसके बाद नादरा की तरफ से भी इस सारे रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट अदालत में सबमिट की गई। उसके बाद ये होता है कि जो मुतलका तफ्तीशी है खैबर पख्तूनख्वा का, मुतलका थाने का, उसकी तरफ से ये दोनों रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद या रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उन्हें 9 मई के चलान में नॉमिनेट कर दिया जाता है। और जब अफरीदी साहब को चलान में नॉमिनेट करने के बाद चलान प्रोसिक्यूटर को देने के लिए जाते हैं तफ्तीशी, तो प्रोसिक्यूटर सरकार के वकील होते हैं, सरकार के अपॉइंटी होते हैं, तो वो सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ बनाया गया जो चलान है उसे रिसीव करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अदालत में जब तफ्तीशी पेश होकर सारी हकीकत या सारी कहानी जब बयान करता है, तो अदालत की तरफ से आइंदा समाअत पे प्रोसिक्यूटर को समन कर लिया जाता है। अब जिस दिन से ये नॉमिनेशन सोहेल अफरीदी साहब की चालान में की गई है 9 मई के मुकदमे में, इस नॉमिनेशन के बाद सोहेल अफरीदी ने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परसों यानी 2 दिन पहले जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक फ़ैसला आया, इस फैसले को लेके कल सोहेल अफरीदी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, जिसमें जुनैद अकबर साहब भी थे, जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी थे, जिसमें बाबर अवान साहब भी थे, जिसमें जुनैद अकबर साहब भी थे, पीटीआई के मतलब लोगों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा सोहेल अफरीदी ने इस बात का शिकवा किया कि जो मौजूदा हुकूमत है, ना इसकी खारजा पॉलिसी है, ना इसकी कोई अपनी इंटरनल कोई पॉलिसी है मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। और वहीं पर नाजरीन माफ़ कीजिएगा, सोहेल अफरीदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की दिलचस्पी मुल्क को आगे लेके जाने की नहीं, बल्कि इस हुकूमत की दिलचस्पी ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। यानी चलान में नॉमिनेशन के बाद पहली मर्तबा सोहेल अफरीदी ने जिक्र किया कि उनका नाम जो नाम लिए बगैर जिक्र किया या मुद्दे को क्लैरिटी के साथ बयान किए बगैर उन्होंने जिक्र किया कि ये मुझे भी नाहिल करवाने जा रहे हैं। अब ना जो जो जिक्र जनाब कर रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब, अगर हम देखें कि कुछ सवालात सामने आते हैं कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं ये कब वज़ीर आला बने थे और अफरीदी साहब को किन हालात में वज़ीर आला बनाने का फैसला किया गया था, और सबसे अहम यह है कि सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। अब इन सवालात के जवाब भी आप जानते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई वज़ीर आला बने या पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के मोइन कुरैशी साहब वज़ीर आला बने, तो यहाँ पे फ़र्क ये है कि 9 मई के मुकदमात में जब उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई कर गए, 9 मई के केस में ही जब पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद बचर साहब डिस्क्वालीफाई कर गए, नाअहल हो गए, कन्विक्टेड हो गए, तो ये उमर अयूब साहब को और अहमद बचर साहब को अपने ओहदे अपोजिशन के छोड़ना पड़े, जिसके बाद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में और फिर पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया। अब जो अफरीदी साहब हैं इनका मामला इंटायरली मुख्तलिफ है। अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद या अली अमीन गंडापुर की किसी मुकदमे में कन्विक्शन के बाद नहीं बने, बल्कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लिया गया। इस्तीफ़ा किन हालात में क्यों लिया गया आप जानते हैं, और फिर ये इस्तीफ़ा लेने के बाद सोहेल अफरीदी को केपीके का वज़ीर आला जो है बना दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब नॉमिनेशन हो जाती है सोहेल अफरीदी साहब की 9 मई के केस में। यानी 9 मई के केसेस में जो पहले आला ओहदों पे मौजूद तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडरान की, उमर अयूब साहब की और उसके साथ साथ अहमद बचर साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अब उसी सर्कल में या उसी रेड लाइन में अब सोहेल अफरीदी साहब भी आ चुके हैं।
क्योंकि उन्हें भी 9 मई के केस का जो चलान है उसमें अफरीदी साहब को जो है वो नामजद कर दिया गया है। अब इस नॉमिनेशन के बाद नाज़रीन जो एक चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आ रही है वो ये है कि फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन पंजाब फ्रांसिक लैब की जो रिपोर्ट है और नादरा की तरफ से जो दूसरी रिपोर्ट जो कि पंजाब फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट को भी कंफर्म करती है, तस्दीक करती है, ये नज़र आ रहा है कि 9 मई के केस में अफरीदी साहब शायद सरवाइव ना कर पाएँ या बच ना पाएँ, और उनकी कन्विक्शन बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पे लिखी जा चुकी है। यानी अफरीदी साहब पे नाअहली की तलवार इस चलान में नॉमिनेशन होने के बाद लटक चुकी है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद, चलान में उनकी नॉमिनेशन के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़ एक चल रही है, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो नाज़रीन है कि जैसे जब अली मीन गंडापुर साहब को हटाया गया या जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी 2024 के, तो केपीके में ये दौड़ लगी हुई थी। हर बंदा अपनी सीवी उठा के घूम रहा था और राब्ते कर रहा था अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के अंदर बाअसर लोगों के साथ, कि मुझे आप जो है वो वज़ारत आला के लिए नॉमिनेट करवा दें। लेकिन खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को वज़ीर बना दिया। जब गंडापुर साहब को हटाया तो उनको हटाने से पहले खान साहब ने सोहेल अफरीदी का नाम भी दे दिया। अब चूंकि सोहेल अफरीदी के ऊपर ये तलवार लटक रही है नाअहली की, और फैसला अदालत ने करना है, लेकिन जो इम्कानात हैं वो कुछ अच्छे, या जो हालात हैं वो कोई अच्छे अफरीदी साहब के लिए नज़र नहीं आ रहे, तो तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे लोग जो है अब अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो राब्ते में आ रहे हैं या वो राब्ते कर रहे हैं और अपने आप को पेश कर रहे हैं इस अंदाज से कि उन्हें वज़ीर आला जो है वो बनाया जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, अफरीदी साहब जो हैं अपनी कुर्सी बरकरार नहीं रख पाते, तो फिर उन्हें कंसीडर किया जाए। यानी अफरीदी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए कुर्सी की जो दौड़ है वो दौड़ शुरू हो चुकी है। अब मेरी नज़र में तो ये जो बातें चल रही हैं कि लोग सीवियाँ लेके घूम रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं, ये मैं कहा बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी पीटीआई के अपने लोग बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि चले चलान में नॉमिनेशन हो भी गई, लेकिन फैसला कल तो नहीं आ रहा, अगले हफ्ते तो नहीं आ रहा, अगले महीने भी नहीं आ रहा। अदालत का जो फैसला होगा 9 मई पेशावर का एटीसी कोर्ट का, वो फैसला आने में वक्त लगेगा। इतनी जल्दी तो अदालत का फैसला नहीं आना। तो मेरे ख्याल से पीटीआई के जो लोग जो राब्ते कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर ही, या सीवी लेके अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो भी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें। और इसके साथ साथ नाज़रीन, चूंकि 9 मई का हम जिक्र कर रहे हैं, तो 9 मई का एक और मुलजम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, कलीमुल्लाह खान उनका नाम है। गुजरांवाला की एटीसी अदालत में पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके पेश किया, और जब गिरफ्तार करके पेश किया तो पुलिस की जानब से कहा गया कि हमें इनका जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो अदालत की तरफ से पीटीआई के एमपीए का 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब 6 दिन के बाद उन्हें दोबारा अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। यहाँ पे चूंकि हमने अदालतों की बात की है, तो एक खबर और भी है नवाज शरीफ से मुतल्लिक, मरियम नवाज साहबा से मुतल्लिक, और ख़बर ये है कि जो इमरान खान साहब के दौर में नैब चौधरी शुगर मिल की जो इंक्वायरी कर रहा था, यानी उनकी अपनी फैक्ट्री है, उनकी अपनी शुगर मिल है और उसकी तहकीकात की जा रही है, वो चले जी ठीक है कर लें। अब यह हुआ है कि उसी नैब ने एहतसाब अदालत में एक रिपोर्ट पेश की है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, तो लिहाजा ये जो चौधरी शुगर मिल केस की जो तहकीकात है, नैब को ये तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी जाए। अब ये केस तो लगा नैब कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, लेकिन जो जज साहब थे, जज साहब की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार किया गया, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कि ये इंक्वायरी तहकीकात बंद की जाए, नैब के तफ्तीशी अदालत में पेश नहीं हुए। ना नैब का तफ्तीशी पेश हुआ, ना नैब की तरफ से केस का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर जज साहब ने अदालत की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार किया गया और आइंदा समात पर जो डीजी नैब हैं लाहौर के, उन्हें ज़ाती हैसियत में अदालत की जानिब से बुला लिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं ईरान इसराइल जो जंग है, इस जंग से जो कशीदगी है और इस कशीदगी के दुनिया की जो मईशत है उस पर जो असरात पड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत भी महसूस कर रही है। अब इस जंग से मुतल्लिक कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो नाज़रीन अमेरिका की तरफ से जो ईरान की रीढ़ की हड्डी है, जो जजीरा खारिज है, उसके ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं, और इन हमलों को
अमेरिका की तरफ से बड़े पावरफुल और बड़े ताकतवर हमले करार दिया गया है। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो जजीरा है, खारिज जजीरा, ये ईरान के लिए एक बैकबोन, उसकी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और यहाँ पे अमेरिका का कहना है कि हमने अपने मिलिट्री अहदाफ को जो है वो टारगेट किया है। इसके अलावा जो तेल की तनसीबात हैं ईरान के इस जजीरे पे, उसको बिल्कुल टारगेट नहीं किया गया, इखलाकी तौर पे टारगेट नहीं किया गया। लेकिन अगर आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया, उसमें रुकावट पैदा की गई, तो फिर जो तनसीबात हैं पेट्रोलियम की, उन्हें भी अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया जाएगा। अभी अमेरिका कह रहा है कि हमारे तारीख के, मशरिक़ वस्ता की तारीख पे के जो है वो हमने ईरान पे ताकतवर हमले किए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के जो B-2 बमबार त्यारे हैं, उन्हें भी रवाना कर दिया गया है, 5 फाइटर जेट्स को, और 5,000 की जो फौज है वो भी अमेरिकन की मशरिक़ वस्ता में भिजवाने का फैसला किया गया है। अब इन हालात में जब ये कशीदगी, और अमेरिका खुद ये दावा कर रहा है कि हमने जजीरे के ऊपर बड़े ताकतवर, बड़े पावरफुल हमले किए हैं, तो एक मुशीर है डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी तरफ से मशवरा दिया गया है, प्रपोजल सदर ट्रंप को दिया गया है कि जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने ताकतवर हमले किए हैं, तो इन हालात में आप इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की कामयाबी का, फतेह का ऐलान करें और इस जंग से निकल जाएं, वरना ये जंग अमेरिका के गले पड़ चुकी है और इससे निकलना फिर आगे चल के अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये मशवरा तो दिया गया है, अब सदर ट्रंप इस पर अमल करते हैं नहीं करते, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि B-2 बमबार त्यारे भी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। सेंटकॉम ने इसकी तस्दीक कर दी है, और इसके साथ साथ 5,000 की मजीद अमरीकी फ़ौज जो है वो भी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने के लिए सेंटकॉम ने इसकी भी तस्दीक कर दी है। और ये ऐसे हालात में अमेरिका की तरफ से फैसला किया गया है जब ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ में जो बारूदी सुरंगें हैं, बारूदी सुरंगें बिछाने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। अब आबनाए हुर्मुज़ की हमने बात की, ईरानी जजीरे की हमने बात की, तो ईरान की तरफ से एक और बात भी कही गई है, वो ये है कि वो ममालिक जो कि चीनी करेंसी में तिजारत करते हैं, उनके जो शिप होंगे उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से जो है वो गुजरने दिया जाएगा। जो चीनी करेंसी में कारोबार करते हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाएगा, उसमें किसी किस्म की जो रुकावट है वो पैदा नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और चीज़ भी है, और वो चीज़ नाज़रीन ये है जो कि ईरान इसराइल जंग से जुड़ी है, कि एक तो ईरान की तरफ से इसराइल के शहर तल अवीव के ऊपर, जैसा अमेरिका कह रहा है कि हमने बड़े ताकतवर हमले किए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने इसराइल के कैपिटल तल अवीव को टारगेट किया है। और फिर इराक में, वहाँ पर भी जो अमेरिकी कौंसल खाना है उसको भी टारगेट किया गया है। और सबसे अहम बात, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो अमेरिकी तैयारे वहाँ पे मौजूद थे, जो कि फाइटर जेट नहीं थे बल्कि रिफ्यूलिंग के, ऑयल रिफ्यूलिंग के, पेट्रोलियम रिफ्यूलिंग के जहाज़ थे, 5 जहाज़, वो भी हिट हुए हैं, उन पे भी हमला हुआ है। और वो इस हमले के नतीजे में मुकम्मल तौर पे जो आलमी मीडिया की रिपोर्ट है, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है, मुकम्मल तौर पे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, यानी तबाह नहीं हुए, लेकिन उनकी मुरम्मत की जा रही है। लेकिन जो अटैक हुआ है, उस अटैक के नतीजे में उसको उन 5 अमेरिकी जो फ्यूल भरने का काम देते हैं हवा में अमेरिकी तैयारों में, उनको नुकसान ज़रूर पहुंचा। इसकी तस्दीक अमेरिकी मीडिया ने की है। अब अमेरिकन सेंटकॉम ये कह रहा है कि जो हमने B-2 तैयारे वहाँ पे भिजवाए हैं और 5,000 की नफरी हम मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अपॉइंट करेंगे, इसका मकसद ये है कि जो ईरानी ख़तरा है अमेरिका के लिए, इस ख़तरे को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर जो ईरानी जजीरा है, जो कि ईरानी साहिल से 25 किलोमीटर पर वाक़ है, और जो 90% जो पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी या जो सप्लाई होती है ईरान की, वो इसी जजीरे के तहत होती है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो तैयारे हमने भिजवाए हैं B-2, इसके ज़रिए दूर से जो ईरानी ख़तरा है उसको हम टारगेट करके उस ईरानी ख़तरे का ना सिर्फ हम खात्मा करेंगे, बल्कि इस बात को इंश्योर करेंगे कि मुस्तक़बिल में वो जो ईरानी ख़तरा है वो दोबारा से बहाल ना हो सके। तो ये था नाज़रीन हमारा अब तक व्लॉग, अब तक की ख़बरों की तफसीलात। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।